तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो हिंदी इलेक्टिव है, जो आप लोगों का 28 फरवरी का पेपर होने वाला है, उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 45 है, यानी कि 45 क्वेश्चन को यहाँ पर बताया हूँ। और यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के यहाँ पर जो 8 से 9 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड का रहेगा, खंड का में यहाँ पर गद्यांश रहेगा, यानी कि अपठित गद्यांश दिया रहेगा। आप लोग पढ़ के इसको बना लीजिएगा। मैं इसको नहीं बनाऊंगा क्योंकि हर बार पैसेज को यहाँ पर चेंज होते रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो पद्यांश से रहेगा, यानी कि अपठित पद्यांश रहेगा। इसको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सोल्व कर देना है, ठीक है। इसको मैं नहीं सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि यह जो पद्यांश या गद्यांश होता है वो हर बार बदलते रहता है, ठीक है। आप लोग उसको कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम आप लोग देने जाएंगे तो वहाँ पर अलग, यहाँ पर यहाँ जो गद्यांश रहेगा या पद्यांश रहेगा वो अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो जो निबंध होता है उसका अंतिम जो भाग होता है वो निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तो कंक्लूजन या निष्कर्ष कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निबंध लेखन में खालिस्तान विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो किस विचार के यहाँ पर अभिव्यक्ति होती है? तो मौलिक जो विचार होते हैं उसके यहाँ पर अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन है तो किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो महोदय हम पर जो शब्द है, जो शब्द क्या है, जो संबोधन जो संपादक है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है, महोदय शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार जो माध्यम है वो सूचना देना और शिक्षित करना, ठीक है। यही इसका जो मेन मोटिव है वो है सूचना देना किसी को और यहाँ पर शिक्षित करना, एक प्रकार से यहाँ पर एजुकेट करना और यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। तो कैसे जानकारी होना चाहिए? तो तथ्यात्मक, यानी कि यहाँ पर टू दी पॉइंट होना चाहिए जो रिपोर्ट पे जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीटीआई क्या है? तो जो पीटीआई है वो समाचार एजेंसी है, ठीक है। क्या है? तो समाचार एजेंसी है, वो एक पीटीआई है, ठीक है। यानी कि पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पत्रकारिता के विषय पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव का सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा जो है ये पत्रकारिता के यहाँ पर विकास में मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि क्या है? यह श्रव्य माध्यम है, ठीक है। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बल्कि सुन सकते हैं। जब जो रेडियो होता है उसको हम लोग केवल सुन सकते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं। और जबकि यहाँ पर जो सिनेमा हो गया, जो रंगमंच हो गया, जैसे नाटक हो गया, उसको हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, वो दृश्य माध्यम है। लेकिन जो रेडियो है वो क्या है? श्रव्य माध्यम है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वहाँ पर 19 है कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो एक बार प्रकाशित होता है जो साप्ताहिक पत्रिका होता है। यहाँ पर नाम में ही लिख दिया है कि साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में एक बार जो पत्रिका प्रकाशित होता है उसको साप्ताहिक यहाँ पर क्या बोलते हैं? पत्रिका बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो खोज परख पत्रकारिता, ठीक है। यह क्या होता है? तो यहाँ पर सच्चाई की जानकारी करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? तो सच्चाई को सामने लाने के लिए नकली पहचान बनाकर छुपे कैमरों की मदद से यहाँ पर उसको सच्चाई लाते हैं, यानी कि अपना पहचान छुपाकर वहाँ पर सच्चाई की खोज करते हैं स्टिंग ऑपरेशन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 से जो 23 जो है वो क्या से रहेगा? तो यहाँ पर काव्यांश से रहेगा, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन शुरू हो गया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 से लेकर जो 45 क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का किताब से रहेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर काव्यांश दिया है, इसको पढ़ते हैं कि शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर काव्यांश दिया है, इसका आंसर देखते हैं कि प्रस्तुत
जो पंक्ति है वो किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है ये संध्या के बाद जो पाठ है, जो कविता है, उससे लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है कि प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो यह जो कविता है उसमें साम्यवादी साम्यवादी जो है साम्यवादी पर यहाँ पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो गांव के जो दुकानदार होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, उनको कविता के माध्यम पर कहा गया है कि क्यों नहीं तुम बन जाते हो जो शहर के बनिया है, बड़े बड़े महाजन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि नींद उचट जाती है किसका रचना है? तो यह जो है वो नरेंद्र शर्मा की रचना है। ठीक है। नींद उचट जाती है, यह नरेंद्र शर्मा की एक रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख स्वप्न से भयावह किसे माना है? तो जो कवि हैं, जो यहाँ पर पोएट हैं, वो नरेंद्र शर्मा जो हैं वो कहते हैं कि दुख सपनों से जो भयावह है वो क्या है? बाहर के अंधकार। उन्होंने बाहर के अंधकार को वो दुख सपनों से भयावह बताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विवशता है? क्या कह रहा है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, तो जो कवि हैं उनके पास उनके साथ क्या ऐसी विशेष पर विवशता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो गरीबी के कारण जो आपस के जो रिश्ते हैं वो भी टूट जाते हैं। ठीक है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास जो चाहता है वो भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 27 है कि सिसकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जाग तुझको दूर जाना है कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो कठिनाइयों से जूझने का। ठीक है। क्या किया गया है? कठिनाइयों से जूझने का। ठीक है। यह क्वेश्चन बहुविधीय होने वाला है कि यहाँ पर क्वेश्चन हर बार पूछता है कि जाग तुझको दूर जाना है ये कविता में क्या प्रेरणा देता है? तो यहाँ पर कहा गया है कि आप किसी परेशानियों से मत डरिए बल्कि उसको सामना कीजिए, उस जो कठिनाइयाँ हैं उसको सामना कीजिए। ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी परिस्थितियों से भागना नहीं है बल्कि उसको डट के सामना करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जो महादेवी वर्मा है उनका एक यामा जो रचना है उनके लिए उनको क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है कि प्रकृति की सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो जो प्रकृति के सुकुमार है वो किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंद पंत जो कवि हैं उनको क्या कहा गया है? कि प्रकृति का सुकुमार। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 जो 33 है वहाँ पर गद्यांश से दिया हुआ है, तो यहाँ पर पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि सारा घर मक्खियों से भिन भिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहाँ कहीं पता न था, बाहर कोठरी में मुंशी जी औधे मुँह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो डेढ़ महीने पूर्व मकान किराया यहाँ पर क्या है? नियंत्रण विभाग के क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना न हो। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? तो यह जो पंक्ति है उसका रचना अमरकांत ने यहाँ पर किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि घर में मक्खियों का भिन भिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत किया गया है? तो यहाँ पर कहा गया है कि जो घर है, घर में मक्खियों का कर रहे हैं, भिन भिना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि घर का जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है, दरिद्रता है। ठीक है। यानी कि जब किसी का घर गंदा रहता है तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर मक्खी भिन भिनाने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसलिए बात है कि उसका जो घर है वो दरिद्र होगा, यानी कि बिल्कुल खराब दशा में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विभाग की क्लर्की से किनका छांटनी हुई है? तो विभाग के जो क्लर्की है उसका छटना किससे हुआ है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है। तो जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी यानी कि जो मान्यता है, क्या रूढ़िवादी है कि जो लड़की है वो घर का ही काम करेगा और लड़का जो है वो बाहर का काम करेगा, यानी कि ये सब विचारधारा जो प्राचीन समय से आया है उसे ज्योतिबा फुले ने क्या क्या प्रहार किया है, यानी कि ख़त्म करने का प्रयास किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है। तो उनके अनुसार क्या है, तो अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। ठीक है। यह गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार है। ठीक है, कि अपना जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, आपका जो दिमाग है, उससे लोगों को प्रसन्न कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। तो जो जसदेव था उसकी पिटाई के बाद भय और दशहत में बीता। जो बाकी मजदूर थे उसका जो दिन था वो बिल्कुल डरा हुआ और दशहत में बीता, यानी कि उन लोग बहुत डर गए थे जब जसदेव की पिटाई होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है। तो ये जो उसकी माँ कहानी है उसका लेखक जो है वो कौन किए हैं, तो पांडे बेचन शर्मा, जिसको शॉर्ट में उग्र कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है, उग्र। यहाँ पर उग्र भी दे सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि पांडे बेचन शर्मा जो थे उसका नाम क्या था, उग्र भी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अभी अभिधार्थ एक होते हुए भी धन्यार्थ और यहाँ पर क्या है, व्यग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो यह जो पंक्ति है वो नए की जन्म कुंडली से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो जो हंस पत्रिका था उसका जो प्रकाशन था वो मुंशी प्रेमचंद ने प्रारंभ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की। तो अंधेर नगरी जो नाटक है उसकी रचना भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, कौन किए हैं, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है। तो हलवा बना रही है। बिना अंडे का क्या बना रही है, तो हलवा बना रही है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि शरत चंद लिखित उपन्यास का नाम बताएं। तो शरत चंद द्वारा लिखित एक उपन्यास कौन है, तो श्रीकांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आवारा मसीहा में लेखक ने शरत चंद की तुलना किससे की है। तो रॉबिन हुड से। किससे किया है, रॉबिन हुड से। यहाँ पर जो है वो जो शरत चंद है उसकी तुलना किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुमा सा रहता था। तो अपने दादाजी की मृत्यु के बाद जो या मकबूल था वो घर में कैसा रहता था, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल गुमसुम सा रहता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में आमा की कैसी तस्वीर आप उभरती है। तो आधुनिक स्त्री जैसी। जो उसकी आमा होती, जो उसकी माँ होती है, उसका जो तस्वीर बताया गया है आधुनिक स्त्री के जैसा, यानी कि जो मॉडर्न ज़माना के लड़की लोग हैं, स्त्री लोग हैं, उस जैसा बताया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जल्द ही मैं और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद।